आप सभी को नमस्कार। आज है 11 अगस्त, जो कि हम छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर देखेंगे, ताकि आज के करेंट अफेयर हम पूरे कंप्लीट कर सकें। ये सारे करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले परीक्षाएं हैं, वहाँ सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। जितने करेंट अफेयर हैं आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए करेंट अफेयर याद रखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के जो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिले में दत्तक एजेंसी खोलने की बात कही गई है? देखिए, आखिरकार ये दत्तक एजेंसी होता क्या है, इस बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये दत्तक एजेंसी छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खोले जाएंगे की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 दत्तक एजेंसी खोले जाएंगे। अब 4 जगह मतलब 4 जिले में खुलेंगे, तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा नारायणपुर याद रखिएगा, साथ ही साथ कोंडागांव याद रखिएगा, फिर उसके बाद सुकमा और एक आ जाता है आपका बीजापुर। ये देखिए 4 जिले को आपको याद रखना, दत्तक एजेंसी खोला जाएगा। आखिरकार ये दत्तक एजेंसी होता क्या है, इसका काम क्या होता है? देखिए, मैं काम के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका काम क्या है, बच्चों को गोद देने वाली संस्था है। तो याद रखिएगा, बच्चों को गोद देने वाली संस्था है। ठीक है, अगर पूछेगा क्या है दत्तक एजेंसी, तो आपको याद रखना है बच्चों को गोद देने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य क्या होता है आखिरकार इसको खोलने का? तो ये अनाथ व लवारिस बच्चों के लिए सुविधा है। ठीक है, जो अनाथ है, बस समझ गए ना। आपको अगर बच्चे गोद लेना है तो आप ये दत्तक एजेंसी के द्वारा ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ये सारे जिलों में खोलने की इजाज़त है, मतलब इनका बात कहा गया है कि सारे ज़िले में होने चाहिए। इसलिए आप तभी याद रखें, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में खोलने की अभी बात की गई है। इसमें देखिए सुविधा क्या रहता है, सबसे बड़ी बात हो जाती है सुविधा क्या रहता है ये दत्तक एजेंसी में। इसमें क्या है ना, 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण होता है, पहला। दूसरा याद रखिएगा, यहाँ भवन बनेंगे, जिसमें भवन में यहाँ रखेंगे सबको, और इस भवन में आपको बच्चों के लिए खेल रहेगा, भोजन रहेगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधा को भी देखा गया है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बारे में चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, भारत में दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध के लिए केवल, इसमें मुस्लिम को नहीं लीजिएगा। और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा शासित है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान CARA भारत में अनाथ त्यागे गए परित्यक्ता बच्चों को ग्रहण करने की विनियमितता का नोडल संस्था है। ये क्या है, ये दत्तक ग्रहण। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1990 में। किस मंत्रालय के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा 1993 में बाल संरक्षण एवं सहयोग हेग कन्वेंशन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, ये एजेंसी बाल कल्याण समिति और जिला बाल कल्याण इकाई को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको इसको शुरू में लेके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? इस पर बात कर रहा है, हॉकी की बात कर रहा है, तो कौन सा मेडल प्राप्त किया बताइए? ये आपका ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। टोटल हमारे पास कितने मेडल हो गए वो इम्पॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में हमारे पास 1 सिल्वर है ना, 1 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। अभी हाल आगे चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इतना याद रखिए, हॉकी पेरिस में कौन सा मेडल है, तो इस बार ब्रॉन्ज मेडल है। किसे हराया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, विपक्ष में जो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता ही है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हराया किसे है, तो ये आप स्पेन को हराया है 2-1 से। ठीक है, साथ ही साथ ये भारत का लगातार 2 मेडल है हॉकी के में ब्रॉन्ज। पहले इस बार ओलंपिक में हो गया और पिछले बार था टोक्यो में भी जीता था, इसमें भी जीता है। ठीक है, 52 साल बाद लगातार 2 बार ये जीता है। 52 साल पहले भी जीता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, उसमें हरप्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच समझ सकते हैं आप, टॉप स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने 8 गोल दागा है, जिसमें कि पेनाल्टी कॉर्नर के हिसाब से 5 गोल था और पेनाल्टी स्ट्रोक में 3 गोल था। आप इनको देख सकते हैं, हरपनमीत सिंह जी हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा
इंडियन टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसको मैंने आपको पहले समझाया। टोक्यो में इंडिया ने जर्मनी को हराया था। इसी प्रकार से अगर ओलंपिक में बोलेगा तो ओलंपिक में किसको हराया है, स्पेन को हराया है, ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ 52 साल बाद ये दूसरा है। तो ये दोनों जो पूर्व में थे पहले 1968, देखिए लिखा है 1968 व 1972 में ओलंपिक में लगातार 2 मेडल उस समय लाए थे। अभी फिर से दूसरा मेडल अब आया है, ठीक है, याद रहेगा, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोस्ट्रेशन वाला सैटेलाइट EOS, बोले तो EOS 08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ये सैटेलाइट इस प्रकार का दिखता है, ये सैटेलाइट ये है, ठीक है। यही आपका अभी इसके बारे में बताता हूँ। पहले सबसे पहले जानिए कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसरो का हाल ही में 55वां दिवस बनाया जाएगा। अब ये 55वां दिवस बनाया जाएगा तो इसका इसरो की स्थापना कब हुई थी पता है, 1969 में। और याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो अगस्त 15। अब ये 15 अगस्त है तो इसी दिन इस सैटेलाइट को लॉन्च भी किया जाएगा। अब लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट को, जाहिर सी बात है इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी लेना होगा। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए लॉन्चिंग किससे होगा ज़रूरी है, किस लॉन्चिंग इससे किया जाएगा उस रॉकेट का नाम ज़रूरी है, कहाँ से किया जाएगा वो ज़रूरी है, कितने केजी का है वो ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसके लागत मूल्य उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना है। चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। साथ ही साथ देखिए याद रखिएगा इसरो ने नए अर्थ ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट ESO लॉन्चिंग 15 अगस्त को किया। कब करेगा, तो सुबह 9 बजे करेगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछेगा लॉन्चिंग किससे होगा तो याद रखिएगा SSLV T3, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ कहाँ से होगा, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको याद रखना है, स्पेस सेंटर सतीश धवन। साथ ही साथ कितने केजी का होगा, तो 175.5 केजी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, आखिरकार ये सैटेलाइट करेगा क्या, तो मैंने शुरू में ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। पर्यावरण मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोस्ट्रेशन का काम करेगी। कहाँ से होगी, तो आप देखिए लॉन्चिंग बता दिया श्रीहरिकोटा से। इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो जल्द ही अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट यानी EOS लॉन्चिंग करने वाला है। आप देख सकते हैं ये रॉकेट है, ठीक है, इससे लॉन्च किया जाएगा। इतना इसके बारे में याद रखिए, इतना ही ज़रूरी है इसमें याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री स्टाइल के 57 kg, ठीक है, कैटेगरी में भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब भारत के पास ना टोटल 6 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा 6 ब्रॉन्ज हो गए हैं। एक मेडल है जो कि सिल्वर है, वो भी कौन सा है, नीरज चोपड़ा। आपको मैंने पहले बता चुका है ना ब्रॉन्ज मेडल में किन्हीं किन्हीं मिला है करंट अफेयर में। सिल्वर नीरज के बारे में भी कल मैंने पूरा डिटेल से बताया था, उन्होंने उसमें इतना ज़रूरी जितना होगा वो सारी चीज़ों को देखा। देखिए अभी फ्री स्टाइल की बात कर रहा है तो इसमें किसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमन सहरावत को मिला है। साथ ही साथ ये जो खेले हैं किन्हें हराए हैं बात आते हैं, तो याद रखिएगा प्लूटो के डर्लिन, खिलाड़ी का नाम है प्लूटो के डर्लिन तुई, क्या है, तुई क्रूज को हराया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, तुई क्रूज को हराया। कितने से हराया, 13-5 के से हराया, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने बताया इतना। देखिए अब अमन सहरावत, ये देखिए इनका इमेज है, ये अमन सहरावत जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है, पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन शंखनाद यहीं चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो बताइए किससे संबंधित है, या तो महामारी बचाव उद्देश्य, अनाथ को गोद लेने से, या नक्सल के विरुद्ध, या मवेशियों की तस्करी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मवेशियों की तस्करी से संबंधित है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव, याद रखिएगा अंतिम गांव कहाँ है, तो ये साई टांगर टोली, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये साई टांगर टोली में यह ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है, ठीक है, चलाया जा रहा है। अब ये साई किस जिले में है पूछेगा, तो याद रखिएगा ये जसपुर जिले में है। इसे छत्तीसगढ़ का अंतिम
गांव भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ क्या हो रहा है ना, मवेशियों को तस्करी किया जा रहा था, मतलब दूसरे राज्य में भेजा जाता था, वहाँ से इनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। जिसके लिए वहाँ ड्रोन से उस गांव को ना देखा जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है नज़र रखा जा रहा है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहाँ के पुलिस द्वारा, ठीक है। द्वारा पूछेगा तो याद रखिएगा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, मकरी झरना। इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ पे चल रहा था। मकरी झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, बताइए किस जिले में स्थित है मकरी झरना। तो याद रखिएगा ये सारंगगढ़ में है, ठीक है। कहाँ है, तो ये सारंगगढ़ जिले में है मकरी झरना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये सारे नए जिले हैं ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है मकरी झरना, इसीलिए आपको इसको याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए आज हमने 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन अपने आप को लेते रहिए। देखिए आप अकेले अपने लिए पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अपने लिए पढ़ना है और किसी के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपना आगे बढ़ना है, तो स्वयं के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए। आप जिस प्रकार से उसको याद रखना चाहते हैं उस प्रकार से रखिए। मैं शुरू से आपको बताया हूँ करेंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। शॉर्ट में भी बता देता हूँ किस प्रकार से करेंट अफेयर तैयारी करें। जैसे मैंने वीडियो चलाया बनाया है, एक करेंट अफेयर है, मान लीजिए मैंने अभी एक EOS 08 के बारे में बताया। उस EOS 08 के बारे में आपके मन में इतने सारे सवाल आ जाने चाहिए, इतने तरह की कोई से भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे तुरंत बनना चाहिए EOS 8 है क्या, तुरंत आना चाहिए मन में। मान लीजिए ये है एक सैटेलाइट है, ऐसे याद रखिए सैटेलाइट है। सैटेलाइट है तो जाहिर सी बात है इसकी लॉन्चिंग हुई होगी, किससे हुई होगी लॉन्चिंग याद रखिए, कब हुई होगी ये याद रखिए, इसमें विशेष क्या है ये याद रखिए। देखिए इस प्रकार से अगर आप करंट अफेयर याद करेंगे तो आपको मेंस के लिए जो होगा ना, मेंस के लिए फोकस बनेगा, लिखने का आपके पास कंटेंट आएगा। अगर ये कंटेंट आया, करेंट अफेयर पढ़ना ना कोई कठिन बात नहीं है, उसका कंटेंट याद रखना, उसके पीछे क्या बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है याद रखना। इसीलिए आपको उसके पीछे जितना चीज़ बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें करके। चलिए बच्चों, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं वीडियो को। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।